नमस्कार, हाजिर है कोरोना से जुड़ी हमारी खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत लेकर, जिसमें कोरोना से जुड़ी ओमिक्रॉन से जुड़ी नई और सटीक जानकारियां होंगी और आपके सवालों के जवाब देंगे देश और दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट। तो आपको यहां पर बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण है कि अब हमारे देश में जो मामले आज सामने आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय कठिन होगा, लेकिन जागरूक रहकर सूझबूझ से इससे लड़ा जा सकता है। कठिन इसलिए क्योंकि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने हमारे देश में रफ्तार पकड़ ली है। पूरे देश में 24 घंटों में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 43% ज्यादा है। WHO ने भी कहा है कि फिलहाल दुनिया भर में जो स्थिति है उससे कोरोना मामलों की सुनामी आ सकती है। इस बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये सामने आया है कि भारत में अगले कुछ ही दिनों में मामले काफी तेजी से बढ़ेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जज बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कट्टुमन और उनकी रिसर्च टीम पूरे भारत में पॉजिटिविटी रेट में तेज वृद्धि देख रही है आगे आने वाले वक्त में। उनके मुताबिक भारत में इस हफ्ते तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होगी। तेज लेकिन शॉर्ट टर्म लहर की चपेट में आने की आशंका भारत की बनी हुई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने ये इंडिया ट्रैकर जो है वो बनाया है और उसी के जरिए ये जो जानकारियां हैं वो सामने आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो रोजाना के मामले हैं उनमें विस्फोटक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। बढ़ोतरी होगी लेकिन कम समय के लिए होगी, यानी कि कुछ दिनों के बाद, जैसा कि हम दूसरे देशों में भी देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि किस तरह से मामले तेज हुए, उसके बाद अचानक से गिरावट दर्ज की गई। कितने केस होंगे ये अनुमान लगाना मुश्किल है। प्रोफेसर कट्टुमन ने यह भी कहा है 24 दिसंबर तक 5 राज्यों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा होगी। 26 दिसंबर तक 11 राज्यों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा रही है, ये उन्होंने अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें, डॉक्टर स्वप्निल पारिक हैं, डॉक्टर हैं और ऑथर हैं द कोरोना वायरस बुक के एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ग्लोबल पेंडेमिक, ये उन्होंने लिखी है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल के, और लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस में वो हैं, और इसके अलावा नई रिसर्च हो रही है पैनोरमा ट्रायल, उस रिसर्च में भी डॉक्टर वीर गुप्ता इन्वॉल्व है। डॉक्टर स्वप्निल, आप मुंबई में हो और वहां पर कल तक 1377 मामले थे और एक ही दिन में 2510 मामले सामने आए हैं, दोगुने तक जा रहे हैं मामले। ये जो SARS-CoV-2 वायरस है और ये बीमारी कोविड-19, हाँ नए वेरिएंट्स आए हैं, पर काफी ये वायरस के बारे में सेम है। जब भी बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, स्पेशली अगर वह इंडोर्स है और वह बिना मास्क है, तो ये बीमारी फैलेगी। जब एक दूसरे की हवाएं, इंडोर एयर शेयर करते हैं, मतलब जो सांस एक व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन दे ब्रीथ आउट, इफ अदर पीपल ब्रीथ दैट एयर इन, तो ये बीमारी फैलती है। ये हमें पता है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में अलग क्या है कि ये बहुत जल्दी से फैल रहा है। तो हमें सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखने हैं। यहाँ अभी एब्सोल्यूट नंबर्स हम देख के बोलेंगे अभी भी लो है, पर हमें ये भी देखना है कितना जल्दी से ये फैल रहा है, डबलिंग टाइम कितना है। और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत जल्दी से इन्फेक्शन फैल कर रहा है। मुंबई में, दिल्ली में टेस्टिंग अच्छा है, हेल्थ सिस्टम इज बेटर इक्विप्ड, तो हमें पता चल रहा है कि इधर ये हो रहा है। दूसरे भी जगहों देश में ये शायद हो रहा है, पर हमें इतने अच्छे से पता नहीं चल रहा है। तो हाँ, ये दिस इज week 1 of a 6 to 8 week period where things will be difficult for our country. बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यूके में भी मामले अभी भी 1 लाख के ऊपर ही आ रहे हैं और स्थिति वहां पर भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर से एक बार ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि बार बार ओमिक्रॉन को लेकर ये कहा जा रहा है कि डेल्टा की तरह उतना गंभीर नहीं है, उतना सीवियर नहीं है, आप कैसी स्थिति देख रहे हैं इस वक्त ब्रिटेन में? जी अदिति, आपने बिल्कुल सही बोला कि कुछ हफ्ते पहले जब ओमिक्रॉन सबसे पहले अनाउंस हुआ था कि एक नया वेरिएंट है साउथ अफ्रीका में, तब यूके में सिर्फ 50 केसेस देखे गए थे, और कल की ही गिनती है कि 2 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं यूके में। और ना ही सिर्फ यूके में, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अब बहुत तेजी से गिनती जो है ओमिक्रॉन की बढ़ रही है। और ऑब्वियसली यूरोप में इसकी बहुत डेवस्टेशन देखी हमने डेल्टा की। उस लेवल पे इस वक्त हम नहीं देख रहे हैं ओमिक्रॉन के जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं वो और जो डेथ्स हैं वो उस लेवल की नहीं है जिस तरीके से हमने डेल्टा में देखा। लेकिन फिर भी अगर इतनी जल्दी में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और इतनी फास्ट स्प्रेड कर रहा है, ये मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि ओमिक्रॉन जो है एक सुपर फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस है जिसकी सिवियरिटी डेल्टा से कम है। डेल्टा जो था वो
फास्ट ट्रांसमिसिबल था, हाई सिविरिटी। लेकिन ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो माइल्डर हैं, लोगों को ज्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं ज्यादातर उन्हें देखा जा रहा है कि वो आईसीयू में आ रहे हैं और उनकी एडमिशन हो रही है। तो इसलिए एक ही मेरी विनती है सारे हिंदुस्तान से नए साल में जाने के लिए, आप प्लीज अपनी वैक्सीनेशन लगाइए। और अब हिंदुस्तान में बूस्टर डोज भी शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि बूस्टर भी उन लोगों को मिले जिनकी पूरी वैक्सीनेशन हो चुकी है और जो एल्डरली हैं और जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से फोकस जो है वो ज्यादा 15 और 19 साल के एज ग्रुप को दिया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज वल्नरेबल को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले बूस्टर लगाइए, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ज्यादा अफेक्ट होंगे ओमिक्रॉन से। बिल्कुल, डॉक्टर अरविंद के पास में आना चाहूंगी। डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर हमारे यहाँ पिछले 24 घंटों में 43% का उछाल जो है वो मामलों में देखने को मिल रहा है और डॉक्टर गुप्ता जो एनएचएस से हमारे साथ जुड़े हैं वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार में और तेजी आनी चाहिए, बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि किशोरों को शामिल किया गया है, 15 से 18 वालों को। यहाँ पर ये जो बूस्टर डोज की अगर मैं बात करना चाहूँ, 9 महीने का गैप कहा गया है, जबकि हम ब्रिटेन में देख रहे हैं कि वो 3 महीने का गैप है। क्या आपको लगता है कि 9 महीने का गैप थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जून जुलाई या ऐसे लिया है, तो अभी उन्हें फिर और वक्त इंतजार करना पड़ेगा और यहाँ पर ओमिक्रॉन तो बहुत तेजी से फैल रहा है। अदिति, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये जो 9 महीने का टाइम रखा गया है ये शायद ज्यादा है। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1 कि कोरोना के ओमिक्रॉन कहें या जो भी कहें, तीसरी लहर हमारे देश में शुरू हो गई है और उसका जो इंक्लाइन वाला फेज है वो शुरू हुआ है। WHO कह रहा है कि यह वेव नहीं होगी, यह सुनामी होगी। ये तो आने वाले 2 या 3 हफ्ते बताएंगे कि ये वेव होती है या सुनामी होती है या उससे भी बढ़ के होती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये पिछले कुछ दिनों में फैला है और जिस तरह से ये यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूएसए और जगहों पे फैला है, आने वाले दिन हमारे मुश्किलों से भरे होंगे। अब ऐसे में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप हैं वो हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि उनको फिर दोबारा हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर होगा। तो ऐसे में एक तो ये जो 10 तारीख की तारीख रखी गई है कि ये 10 से शुरू होगा, देखिए ये 10 दिन भी हम क्यों वेट कर रहे हैं। आज ही मैं बताऊं आपको, हमारे हॉस्पिटल के ही 3-4 लोग पॉजिटिव हैं, तो ये चीज तो ऑलरेडी शुरू हो गई है। हम इसमें 10 दिन का इंतजार करके 10 प्रेशियस दिन क्यों वेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, ये 9 महीने का गैप रखने की कोई जरूरत नहीं है। रखना भी है तो मैक्सिमम आप 6 मंथ रखिए कि 6 मंथ से ऊपर जिनको हो गया है उनको बूस्टर लगना चाहिए। और यह हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तुरंत बिना डिले दिया जाना चाहिए ताकि कम से कम उनका एक्सपोजर लेवल कम हो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी में मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि वो लोग जिनको अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी किसी कारण से है, उनको एक टर्म मैंने टीवी पे सुनी थी कि रोको और ठोको, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो बाई फोर्स लोगों को वैक्सीन दी जाए, क्योंकि वैक्सीन ना लगवा के न केवल वो अपना नुकसान कर रहे हैं, बट आई थिंक सोसाइटी में जो चेन है, जो सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की, उसको ब्रेक कर रहे हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक एक दिन की देरी भी अब हमें भारी पड़ सकती है। हम दूसरे देशों के उदाहरण देख सकते हैं। डॉक्टर स्वप्निल, यहाँ पर अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली मुंबई की बात करें तो वहाँ पर धारावी में भी 17 मामले सामने आए और जिस तरह का कंजेस्टेड इलाका वो वहाँ पर है, अगर एक बार वहाँ पर फैला तो रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। और ऐसे ही दूसरे भी कई इलाके हैं मुंबई में। ऐसे में अब जो पाबंदियां लागू की गई हैं, आपको लगता है कि वो पर्याप्त है या और थोड़ा कम से कम शुरुआती दौर में पाबंदियों को बढ़ाने की जरूरत है? पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। अभी मुंबई वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सिटीज। मुंबई में कोविड-19 बहुत फैला था पहले, और मुंबई में अडल्ट पॉपुलेशन में 100% फर्स्ट डोज कवरेज है और ओवर 80% सेकेंड डोज कवरेज। तो डिस्पाइट इतना इम्यूनिटी है मुंबई में, फिर भी कोविड-19 इतने जल्दी बढ़ रहा है मुंबई में। तो इसका मतलब है जिस जगहों में कम इम्यूनिटी है और भी प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे जो
जैसे अभी मेरे पहले गेस्ट बोले थे पैनल पर, क्रिटिकल टास्क दैट नीड टू बी डन, जो डोज 1 और डोज 2 के बीच में गैप है उसको कम किया जाए। तो 6 to 8 वीक्स करना चाहिए, तो सेकेंड डोज कवरेज जल्दी से बढ़ जाएगा। डोज 2 और डोज 3 के बीच में जो गैप है उसको भी कम करना चाहिए, 3 to 4 months, एट मोस्ट 6 months। तो थर्ड डोज कवरेज जल्दी से हो सकता है, और थर्ड डोज कवरेज एक्सपैंड करना चाहिए। तो अभी हमने बोला जो 60 प्लस है और कोमॉर्बिडिटीज है, जो भी 60 प्लस है उनको मिलना चाहिए। बिलो 60 जिनको बीमारी है, दूसरी मेडिकल कंडीशन है, उनको मिलना चाहिए। और जल्दी से हमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब इन एडिशन टू दिस हमें रेडीनेस भी करना है, तो हमें हमारी हेल्थ सिस्टम की रेजिलियंस बढ़ानी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर स्वप्निल आप कह रहे हैं, प्रशासन के पास, सरकार के पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है और हमें बहुत ज्यादा देर अब नहीं करनी चाहिए। आप तीनों मेहमान बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो WHO ने कहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना की हम सुनामी देख सकते हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर अगर WHO ये बात कह भी रहा है कि कोरोना की सुनामी आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम इस बात की राहत तो हम अभी भी ले ही सकते हैं कि वैक्सीन अब भी कारगर है। जी, अभी एज ऑफ टुडे हम दो चीजों से थोड़ी सी राहत ले सकते हैं। एक कि वैक्सीन कारगर है, जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि जितने भी आईसीयू एडमिशंस हो रहे हैं या जो डेथ्स हो रही हैं, ये अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में हो रही हैं। और दूसरा, अभी तक जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो माइल्ड कैटेगरी के हैं। बट अदिति, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, सेकेंड वेव का अर्ली फेज जब डेल्टा का कहर हमारे देश में शुरू हुआ था, मुझे खुद याद है मैंने आपकी चैनल पे कितनी बार कहा था कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनका आईसीयू एडमिशन 0 है, उनमें कोई डेथ्स नहीं है। लेकिन कुछ हफ्ते गुजरने के बाद उन लोगों का भी आईसीयू एडमिशन हुआ, और आपको मालूम है कि कुछ जाने माने डॉक्टरों को मिलाकर कई पत्रकारों की और कई वैक्सीनेटेड लोगों की डेथ्स भी हुई, और जो शुरू में एक माइल्ड डिजीज लग रही थी वो बाद में उसमें सिवियरिटी भी आने लगी। तो मैं अभी बिल्कुल कॉम्प्लेसेंसी नहीं चाहूंगा कि हम माइल्ड डिजीज का जो ये मैंने देखा है अदिति कम्युनिटी में, मैं कल शाम को लोगों से बात कर रहा था, सब डॉक्टर साहब ये आएगा तो, लेकिन ये फ्लू की तरह है, माइल्ड है, आके गुजर जाएगा। जनरली लोगों में ये माहौल बन रहा है कि ये फ्लू की तरह आके गुजर जाएगा। अदिति, सच्चाई कहीं दूसरी है। अगर ये ह्यूज नंबर्स में आया तो ये हेवी टोल जरूर लेगा, ये फ्लू की तरह माइल्ड नहीं होगा, इसलिए कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है। अदिति, बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर आपके भी मैं कमेंट्स चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार कहते रहे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में भारत में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने से कुछ नया वेरिएंट भी आ सकता है, वो भी एक बड़ी चिंता है। ये बहुत बड़ी कंसर्न है और लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि ना ही सिर्फ कंसर्न है कि ओमिक्रॉन के नंबर्स बढ़ेंगे और स्प्रेड होंगे कम्युनिटी में, जिससे हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है, जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के थ्रू ओमिक्रॉन जाए और डेल्टा ऑलरेडी मौजूद है पॉपुलेशन में, तो दोनों का मिलके, जिसका अभी ऑलरेडी नाम दे चुके हैं लोग डेल्मिक्रॉन, वो जो है वो डेल्टा की सिवियरिटी और ओमिक्रॉन की सुपरफास्ट ट्रांसमिसिबिलिटी के साथ एक नया वेरिएंट पैदा कर सकता है, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हिंदुस्तान में हो और ऐसा पूरी दुनिया में हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें फॉलो करें और इसको हम सीरियसली लें, जैसे कि अब इंडिया कर रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वप्निल, फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी मैं। हमारे जो फोकस है, हम कंपेयर कर रहे हैं ओमिक्रॉन डेल्टा से कितना माइल्ड होगा जी, या ओमिक्रॉन वेव डेल्टा वेव से कितना कम होगा। ये गलत फोकस है। हमें क्या फोकस करना है, इज ओमिक्रॉन वेव गोइंग टू बी मोर और लेस सिवियर देन हेल्थ सिस्टम कैन हैंडल। जो जितने पेशेंट्स होने वाले, हमारी हेल्थ सिस्टम उनकी देखभाल कर सकती है या नहीं। बिल्कुल। और अगर जो डेल्टा में जो पेशेंट्स 2-3 महीने में हुए, ओमिक्रॉन के साथ चांस है कि वो 1 या 2 महीने में हो जाएगी।
तो जो लोड हमारे हेल्थ सिस्टम पर आ सकता है बहुत ज्यादा हो सकता है। और हमें याद रखना चाहिए हेल्थ वर्कर्स आर वेरी फटीग्ड, हेल्थ सिस्टम इज ऑल्सो वीकेंड बाय 2 years ऑफ पैंडेमिक। बिल्कुल। तो जो अभी आने वाला है हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम सब हमारे लाइफ में मेथड्स ले, मास्क पहने, डिस्टेंस रखे, टेस्ट करे, खिड़की खोलो, फ्रेश हवा आ जाए रूम के अंदर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बूस्टर डोसेस चालू करना चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए। और बिल्कुल, और कम से कम अब हम लोगों को इतना तो पता ही है 1.5 से 2 सालों के बीच में कि हमें क्या सावधानियां बरतनी है। डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, डॉक्टर स्वप्निल पारेख, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो तीनों ही डॉक्टर्स ने जो बात कही वहां पर साफ ये उसका निकल कर आता है कि अब हमें ये जो हम सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक हो सकता है, तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब ये आएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब मरीज होंगे, जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो गंभीरता भी इस मामले की, इस वेरिएंट की बढ़ सकती है और डेल्टा अभी गया नहीं है। तो आप मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल बाहर ना निकलें क्योंकि मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।